नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। क्यों नकली शराब और ड्रग की नेशनल कैपिटल बनता जा रहा गुजरात? दूसरा, विनोद राय जी 5G क्या सस्ते में बिक गया? और तीसरा, क्या देश में महंगाई नहीं है? इन तीनों बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें, जिसमें हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी। और अगर आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक लमसम पैसा हमें दे दें, जिससे हमें चैनल चलाने में आसानी रहेगी। सबसे पहला, क्यों नकली शराब और ड्रग की नेशनल कैपिटल बनता जा रहा है गुजरात? अभी हाल के दिनों में आपने सुना ना कि बोधाड़ अहमदाबाद में कुछ 75 के आसपास लोग मर गए हैं, 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती थे। और ये सब हुआ मिथाइल अल्कोहल जो होती है वो करीब ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल 40,000 रुपये में किसी ने बेची, और उसको जो लोकल हुच होती है या लोकल शराब होती है उस तरह से उसको बेचा गया और उससे लोग मर गए। कुछ चीज़ें ये इसलिए समझ लीजिए कि अभी हम लोग प्रोहिबिशन पे क्या हैं। 4 इंडियन स्टेट में प्रोहिबिशन है, बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड में। बिहार में 2015 से है। गुजरात का प्रोहिबिशन इस समय, मतलब जो नशा जो बंद है, शराबबंदी जो है, वो सबसे पुरानी है। बॉम्बे स्टेट प्रोहिबिशन 4850 वो पुराना एक्ट है, और सबसे पहले 48 से 50 था और फिर ये 58 से इन्फोर्स हुआ। इस बीच क्या हुआ कि 1 मई 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट अलग अलग हुई। वो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे स्टेट बोला जाता था, वो अलग अलग हुई, और उसी के तहत ये कानून है। अब गुजरात अकेली स्टेट है, दिस इज द ओनली स्टेट जहां पे डेथ पेनाल्टी है फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ होममेड लिकर दैट रिजल्ट्स इन फेटेलिटीज। अगर होममेड लिकर बनाने से किसी की मृत्यु होती है तो गुजरात में कानून है कि इसमें मौत की सजा मिलेगी। और ये बॉम्बे प्रोहिबिशन गुजरात अमेंडमेंट एक्ट 2009 से हुआ है। मोदी जी जब थे उसी समय ये एक्ट पास हुआ था, और ये ठीक एक्ट है, क्योंकि अगर इससे जा रही है तो ये बिल्कुल इस तरह का सख्त आदेश होना चाहिए। ये लेजिस्लेचर आया था, मूल रूप से ये लेजिस्लेचर इसलिए आया था कि मिथाइल अल्कोहल के कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा मौतें होती थी, और ये सबसे आसान वो था। आपको याद है पहले बहुत 30-40 साल पहले डिनिचर्ड स्प्रिट बोलते थे यहाँ, तो वो बहुत लोग उससे लोकल दारू बहुत बनती थी। लेकिन अब ये मिथाइल अल्कोहल हो गया है, जिसका एक खूब यूज होता है, और उसी को रोकने के लिए गुजरात ने ये काम किया। देखिए, प्रोहिबिशन वहां जरूर है, लेकिन सबको पता है कि गुजरात में शराब मिलती है, ये एक ओपन सीक्रेट है। अब मैं जरा आपको एक और चीज बता दूं, और वो इंटरेस्टिंग है। CR पाटिल साहब गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। इनका बैकग्राउंड मैंने इनका एक वो भी किया है, एक एपिसोड भी किया, जहां डिटेल में आप ढूंढेंगे CR पाटिल मेरे एपिसोड में तो आपको मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में मैंने बताया है कि इनका क्या क्या इनके पुराने कारनामे रहे हैं। 1975 में इन्होंने स्टेट पुलिस, सूरत पुलिस में ज्वाइन किया था एज कांस्टेबल। 1978 में पलसाना में शराब का कंसाइनमेंट में इनका नाम आया, पुलिस ने इनको पकड़ा और एक दूसरा केस भी रजिस्टर किया। फिर सूरत पुलिस की जो टास्क फोर्स थी उसने ये सब जांच की, और ही वॉज सस्पेंडेड फॉर 6 ईयर्स इन सब शराब के ही केसेस में, क्योंकि सूरत जो बॉर्डर स्टेट है महाराष्ट्र और गुजरात की, और सबसे ज्यादा शराब की जो आवाजाही होती है वो उसी जगह से होती है, और ये वहां पे थे, और ये ऑलरेडी 6 साल के लिए सस्पेंड भी हो चुके थे। ये वही सज्जन हैं, आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि जो रेमडेसिविर, एक समय जब कोविड चल रहा था उस समय रेमडेसिविर की बहुत जरूरत हुआ करती थी कि चाहिए, तो ये अपने पास रख के उसको बांट रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी साहब थे, उन्होंने कहा था जाके आप बीजेपी अध्यक्ष से लीजिए, इस तरह की बातें हुई थी। कहना ये चाह रहा हूं कि CR पाटिल साहब को ये जो नकली शराब ये सब, उसका अच्छा अनुभव और एक्सपीरियंस है। अब वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये नहीं पता है, लेकिन इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है, तो ये तय बात है कि अब शराब एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गई है किसी भी इलेक्शन का, तो ये तो बढ़ेगा ही। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जिस वजह से और दुख होता है कि ड्रग का जो इंपोर्ट सेंटर है, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, वो राहुल गांधी ने कल ट्वीट भी किया है। राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट करके कहा है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सितंबर 21 में 3,000 किलो
का ड्रग पकड़ा गया, करीब 21,000 करोड़ का। मई 2022 में 56 केजी, करीब 500 करोड़ का। जुलाई 22 में 75 केजी, करीब 375 करोड़ का। ये उनका ट्वीट है। इसमें क्यों कुछ नहीं हो रहा है ये किसी को नहीं पता, कितना वो चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा एक ही हिंदुस्तान के एक प्राइवेट पोर्ट में ये इंपोर्ट होता है। ये वहां से पकड़ी गई हैं। अडानी जी का पोर्ट है। उन पोर्ट वालों का कहना है भाई हमें क्या मालूम इसमें क्या हो रहा है, लेकिन अडानी जी के पीठ पे किसका हाथ है ये सर्वविदित है। किसकी हिम्मत है कि अडानी जी को कोई इसमें कुछ भी रोक पाए। लेकिन मतलब जो धरती जहां गांधी और पटेल और ये सब लोग थे, उस धरती आज इल्लीगल शराब और ड्रग की धरती बनती जा रही है। ये थोड़ा दुख का विषय है। इलेक्शन तो आप जीतिएगा नहीं जीतिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। दूसरी बात, विनोद राय जी 5G में क्या नुकसान हुआ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कल 5G नेटवर्क की बिडिंग खत्म हुई। अब ये 5G नेटवर्क है क्या, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा समझ लें, तब इसमें आसानी रहेगी। देखिए, ये अगस्त 2023 तक ये जो अभी बिडिंग हुई है, ये सबको अपना 5G नेटवर्क को रोल आउट कर देना है। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। उससे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि जियो शायद अभी 1-2 महीने के अंदर कर देगा। 5G एयरवेज है, मतलब वायरलेस से होगा, और गवर्नमेंट इस समय इसके वेरियस फ्रीक्वेंसीज को ऑक्शन कर रही है। समझ के लिए ये समझ लीजिए कि 5G में ऐसा कहा जा रहा है कि ये इट इज अबाउट 10 टाइम्स फास्टर देन 4G, 30 टाइम्स फास्टर देन 3G। और एक कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन मैं देखता हूं, अगर कोशिश करूंगा लगा दूंगा। कंपैरिजन ये है कि अगर कोई एक एक्स काम जो 5G में 35 सेकंड्स में पूरा होता है, 4G में 40 मिनट्स लगेंगे उसी को, 3G में 2 आवर्स और 2G में 2.8 डेज। इतनी स्पीड है इसकी। अब जरा ये समझ लें कि क्या हुआ। हिंदुस्तान में 22 टेलीकॉम सर्कल्स हैं। ये आज से नहीं है, जब वो आया बहुत दिनों से हैं, जब प्राइवेट प्लेयर्स आए थे तभी 22 टेलीकॉम सर्कल्स बना दिए गए थे। उसमें अभी 72,098 मेगाहर्ट्ज का जो ऑक्शन का, इट वाज ऑन सेल, इट वाज ऑफर्ड। 40 राउंड की बिडिंग हुई, 7 दिन तक चली, और इस 72,098 मेगाहर्ट्ज का 71%, 51,236 मेगाहर्ट्ज ऑलरेडी बिका। टोटल जो बिड अमाउंट हुआ, जो टोटल पैसा सरकार को इससे मिला, 1,50,173 करोड़, 1,50,173 करोड़। और ये अलग अलग उसमें था, जैसे खास करके जो भारती और जियो जो लार्जेस्ट प्लेयर हैं, जो मेन प्लेयर हैं, 4 प्लेयर थे, जियो, भारती, वोडाफोन आइडिया और अडानी। जो 2 बड़े प्लेयर थे उन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज में इसको बिड किया था। मतलब इस रेंज में गए थे। समझने के लिए समझ लीजिए, जो 700 मेगाहर्ट्ज होता है ना, वो करीब 5 से 10 किलोमीटर तक उसकी रेंज हो जाती है। जियो ने सारे 22 सर्किल में 700 मेगाहर्ट्ज को बिड करके उसने बिड जीती है। टोटल जो उसका पैसा जो उसने लगाया है इस बिड में 80,078 करोड़, और जो टोटल मेगाहर्ट्ज उसने कंट्रोल किया है वो 24,740 मेगाहर्ट्ज है। भारती ने टोटल 43,084 करोड़ किया है, और जो मेगाहर्ट्ज उसने किया है वो 19,867। वैसे पैसे के मामले में करीब करीब जियो दुगना, लेकिन मेगाहर्ट्ज के मामले में भारती उसका करीब 75%। वोडाफोन आइडिया ने करीब 18,799 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अडानी जी ने 212 करोड़ खर्च करके 400 मेगाहर्ट्ज किया है। ये एक राज की बात है जो अभी डिस्कस करेंगे कि ये एकदम से अडानी जी इसमें क्यों दिखने लगे हैं। जियो का कहना है कि वो तुरंत इसको अगले, क्योंकि उसका कहना है हमारा 5G की ऑलरेडी ऑल इंडिया फाइबर बिछा हुआ है, तो हम इसको बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर शायद शुरू कर दें, या कुछ लोग कह रहे हैं 15 अगस्त को शुरू कर दें। भारती का कहना है कि हम बेस्ट और स्ट्रैटेजिक लोकेशन का हमने लिया है, और हम अपनी सर्विस, क्योंकि अभी भी आप भारतीय की जो सर्विसेज हैं, एयरटेल की सर्विसेज को कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक माना जाता है। अडानी जी का बिल्कुल साफ साफ है कि ये जो इन्होंने 212 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, ये मछली का वो कांटा होता है वो है। इनकी नजर, मुझे ऐसा लगता है इनकी नजर किसी ना किसी दिन ये BSNL के मालिक इस देश में होंगे इसको, क्योंकि ये आ गए हैं उसमें कि मैं भी हूं। अब आने के बाद ये आगे क्या करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा समझना ये है
कि अच्छा, और एक और चीज समझ लीजिए, 2021 में पिछले साल जब 4G का ऑक्शन हुआ था तो टोटल रेवेन्यू आया था 4G के ऑक्शन से 77,815 करोड़, करीब करीब उसका दुगना आया है 5G में। और ये 4G का ऑक्शन, ये भी याद दिला दूं, 2021 में 2016 के बाद हो रहा था, 5 साल बाद हो रहा था। अब मैं एक जो बेसिक चीज इसको मैं समझना चाह रहा था, 2G जो स्पेक्ट्रम था उसके बारे में यूपीए सरकार के ऊपर यह आरोप लगा था कि सरकार की गलत नीति की वजह से 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सरकार का, देश का। और ये कैग जी के अनुसार, जो विनोद राय जी उस समय थे, ये 2007-8 की बात है। अच्छा, ये जो था इसको 2017 में जो स्पेशल कोर्ट थी इसको वो करने के लिए उसने इन सबको बरी कर दिया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। 2007-8 में 1,76,000 करोड़ का केवल घाटा, और 2022 में 15 साल बाद 5G, वो 2G था, ये 5G, उस 2G को करने में 2.8 डेज लगेगा जिस काम को करने में, वो इस जगह वो 35 सेकंड में वो काम हो जाएगा। 5G का टोटल आपको मिल रहा है 1,50,000 करोड़ जो मिला है। तो वो कौन सा घाटा था? क्या वो केवल एक सरकार को हराने के लिए कुछ लोगों की साजिश थी? ये तो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मुश्किल चीज है। अब तीसरी बात, क्या देश में महंगाई नहीं है? कल बहुत दिनों के बाद, मतलब 9-10 दिन के संसद नहीं चली, ये हुई, कल सरकार ने कहा कि हम इस पे महंगाई पे बहस करने को राजी हुए। हमारी निर्मला सीतारमण जी भी अब ठीक होके आ गई, क्योंकि इसी चक्कर में रुका हुआ था कि वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, और ठीक होके आई तो क्या ठीक होके आई, मतलब जबरदस्त, पुराना ही एग्रेशन, पुराना ही गुस्सा, पुराना ही वो, और थोड़ा ज्यादा ही, जैसे जब बीमारी के बाद उठी हैं तो और गुस्से में हैं और एग्रेशन है। और निर्मला सीतारमण जी ने इस देश को बताया कि पैंडेमिक और यूक्रेन के बाद भी जो ऑल दुनिया की सारी एजेंसीज ये मान रही हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये इसको तो मानती हैं, लेकिन बाकी जो एजेंसीज कह रहे हैं कि आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं उस पर नहीं बोलते हैं लोग, उस समय एजेंसीज खराब हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि सदन को, जो सदन है, को इस देश और इसके लोगों पर गर्व होना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है महंगाई से लेना देना? आप कहीं खड़े हो जाइए, मुझे अपने देश से प्रेम है, मुझे अपने पिता से प्रेम है, मुझे अपनी मां से प्रेम, इसका महंगाई से क्या लेना देना है? लेकिन वो इस तरह की बातें अपना करेंगे। बीजेपी के वहां बाकी सांसद भी, अब जयंत सिन्हा जी की अजीब स्थिति है, भाई पिताजी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े हैं ऑपोजिशन कैंडिडेट होकर, उनको भी तो यहाँ प्रूव करना है। तो उनका कहना यह था कि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, छोटे फाइनेंस मिनिस्टर, कि कोई दाम ही नहीं बढ़े। जयंत सिन्हा जी का कहना है कोई दाम ही नहीं बढ़ा है। उधर एक और भाई साहब हैं निशिकांत दुबे जी, निशिकांत दुबे जी का कहना है कि गरीबों को तो एहसानमंद होना चाहिए मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने 2 जून मुफ्त खाना उनको दिया। मोदी जी ने 2 जून का खाना दे दिया, इसके लिए निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। और निर्मला जी ने एक और चीज कही कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें हम परफेक्ट हैं, उसमें अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ही अच्छा चल रहे हैं। चलिए भाई, ऑपोजिशन का एक बात मैं कहूँगी, एक तो 4 जो सांसद थे जो पूरे सेशन के लिए जो निकाले गए थे, उनका निष्कासन वापस हुआ। हालांकि उसको बीजेपी, जब कल आप अगर वो देखिए तो बार बार करने को करेंगे नहीं माफी, मतलब खैर वो वापस हो गया, वो एक अच्छी बात थी। निर्मला सीतारमण जी ने एक और चीज कही कि यू शुड बी थैंकफुल कि हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट दी है। यहां तो आप स्टेबल गवर्नमेंट दे रही हैं, और जहां जहां की स्टेबल गवर्नमेंट आप गिरा रही हैं उसके लिए क्या, मतलब महाराष्ट्र की स्टेबल गवर्नमेंट आप गिरा रहे हैं, आप झारखंड में लग गए हैं आप लोग गिराने के लिए, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार? अगर आप यहां पे बहुत अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी होगी। पिनाकी मिश्रा जी जो बीजेडी के हैं, बीजू जनता दल के, एक ऑयल बॉन्ड पे बात चली, तो जैसा होता है उन्होंने कहा निर्मला जी ने कि ये ऑयल बॉन्ड तो चूंकि पुरानी सरकार ने ऑयल बॉन्ड निकाले थे, हम लोग को उसका पेमेंट करना है, इसलिए सारी एक्साइज ड्यूटी इसलिए बढ़ाई हुई है। पिनाकी मिश्रा जी ने कहा कि ऑयल बॉन्ड का जो लॉजिक है कि हाई एक्साइज ड्यूटी इस वजह से है, और आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये आप अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रिया सूले ने एक अच्छा वो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि जैसे नई बहू आती है तो शुरू में सारी गलतियां उसी की मानी जाती हैं, गलती वो हरदम नई बहू आके ये कहती है उस घर में कि इस घर में ये दिक्कत है, चौके में दिक्कत है, सास पुराने लोगों की दिक्कत है। लेकिन उनका कहना था कि अब 8 साल हो गए हैं इस बहू को, अब पुरानी बातों को
को दोष देना बंद करिए। अब तो आप ही के जिम्मे सारा है, तो अब आप घर कैसे चला रहे हैं ये जरा बताइए। मनीष तिवारी जी का हमला सरकार पे था कि जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी से बजट तो मजबूत हो रहा है आपका, लेकिन जो आम आदमी है उसका बजट आपने बिल्कुल रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। अपना बजट मजबूत किया, आम आदमी का बजट बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ले दे के कम से कम संसद तो चली। अब वो संसद कितनी में बातचीत कितनी सार्थक रहती है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ संसद चलना नहीं, थोड़ा सा मतलब दोनों पक्ष को, पक्ष और विपक्ष को मन बनाना होगा कि इसमें सार्थक बहस हो। अभी तक जैसा निर्मला जी का एटीट्यूड रहता है उससे तो नहीं लगता है कि सार्थक बहस कोई हो पाएगी, क्योंकि अब वो कल ये भी कह रही थी मैं तो पॉलिटिकल बातें कहूंगी यहाँ, इत्यादि इत्यादि। चलिए, आशा है कि कम से कम 12 तारीख तक पार्लियामेंट है, कुछ कॉन्क्रीट कुछ सार्थक बहस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।